स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी मई मंथ का करंट अफेयर्स था ना, वो हम लोग कवर करेंगे। और ये आपका वीडियो बेसिकली यूपीएससी का प्री और मेंस ओरिएंटेड रहेगा। तो इसमें जो भी पॉइंट्स बताएंगे आप लोग उसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अपकमिंग नोटिफिकेशन वीडियोज़ आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ हम लोग क्या है, तो कास्ट सेंसस हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट है। सेंटर इशूड नोटिफिकेशन फॉर सेंसस विच बिगिन फ्रॉम अक्टूबर 2026 से बिगिन होगा इन लद्दाख एंड मार्च 2027 अक्रॉस रेस्ट ऑफ द इंडिया विच इंक्लूड्स कास्ट सेंसस। ठीक है, यहाँ पे कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और मार्च हम लोग का जो लद्दाख है ना, वहाँ पे अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हम लोग का मार्च 2027 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें न्यूज़ में क्या बोला गया था ना, ये है हम लोग का फर्स्ट एवर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा हम लोग कास्ट सेंसस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट टाइम हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें हम लोग का कास्ट का डेटा बियॉन्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब छोड़ के ना, और दूसरे जितने भी कास्ट है उनका यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा और ऑफिशियली कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हम लोग का डिस्क्रिपेंसीज हम लोग का स्टेट लेवल पे कास्ट सर्विस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करते जाइए। ये क्या है हम लोग का फर्स्ट एवर सच सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लियर? ये ला जो है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसको प्लीज़ आप लोग इसका जो भी पॉइंट्स बताएंगे ना उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा। अब इसमें और दूसरा चीज़ हम लोग क्या न्यूज़ में देखा गया था, तो डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे देखने को मिला है स्टेट्स के बीच में। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज इन स्टेट लेवल, इन स्टेट लेवल कास्ट सिस्टम। क्लियर? इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का जो सेवरल स्टेट्स है ना, वो अपना खुद कास्ट सर्वे करवाते हैं, जैसे कि बिहार, कर्नाटका, ये सब हो गया ना, रिसेंट ईयर में करवाए हैं। लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारा यूनिफॉर्मिटी लैक करता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, क्रेडिबिलिटी पे डाउट रहता है इस यहाँ पे जो स्टेट्स कास्ट का जो सर्वे करवाते हैं, इसी कारण ना बहुत सारा डाउट्स वगैरह जो है ये, और इस पर कोई रिलायबिलिटी भी नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टेट क्या है अपने हिसाब से वो लोग इसमें कास्ट सेंसस करवाते थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का स्टेट लेवल पे थोड़ा कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रहा है। और जो ये कास्ट सर्वे है ना, वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम अ कास्ट सेंसस। सर्वे दूसरा चीज़ हो गया। ठीक है, जो सर्वे है ना यहाँ पे स्टेट लेवल कास्ट सिस्टम नहीं, कास्ट सर्वे यहाँ लिखिए। ठीक है, कास्ट सर्वे एंड कास्ट सेंसस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? क्योंकि हम लोग का सेंसस में क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है, लेकिन सर्वे में कोई ऐसा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि सर्वे कराना चाहिए। ठीक है, बट सेंसस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। ठीक है, अच्छा। और इसमें एक पॉइंट हम लोग का आप लोग ये ऐड कर सकते हैं जो न्यूज़ में था हम लोग का, तो डिजिटल मोड पे ये सेंसस होगा। मतलब क्या है, जो अपकमिंग सेंसस है ना उस पर मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ना डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा जो भी सेंसस डेटा है, और उसको हम लोग का ट्रेडिशनली पेन पेपर मोड से हट के डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा इसको। ठीक है, तो डिजिटल मोड से हम लोग का ये पूरा कंप्लीट डिजिटल मोड पे ये सेंसस होगा। ठीक है, अच्छा। अब इंडिया में हम लोग का सेंसस कैसा होता है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, सेंसस इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग का जो सेंसस है ना वो डेसिनियल एक्सरसाइज है, तो आप लोग इसको ऐसे मेंशन करते जाएगा, डेसिनियल एक्सरसाइज। ठीक है, जिससे हम लोग का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक, क्लियर, सोशल और इकोनॉमिक डेटा हम लोग को मिलता है रिलेटिंग टू ऑल द पर्सन्स इन द कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में प्रॉपर इधर में हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसमें आज हम लोग ना यहाँ पे, और ये जो डेसिनियल है ना, मतलब क्या हो रहा है, इसका जो ये सेंसस है ना, ये रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1881 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट सेंसस हम लोग कब हुआ था, 1881 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसके बाद ना इसका देखा गया था कि जो लेटेस्ट सेंसस है ना वो हम लोग का 2021 में स्केड्यूल था, बट ड्यू टू कोविड-19 ना वो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तक होल्ड पे है वो। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, मतलब 2021 में होने वाला था वो अभी होल्ड पे है। और इसमें ना और एक चीज़, आप लीगल फ्रेमवर्क हम लोग एक बार देख लेते हैं, लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है,
लीगल फ्रेमवर्क में क्या है इसका, इसमें तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये सेंसस के बारे में कहाँ लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में क्या है, तो सेंसस एक हम लोग का यूनियन बजट के अंडर में आता है, ठीक है, यूनियन सब्जेक्ट के अंडर में आता है ये एक यूनियन सब्जेक्ट है हम लोग का, क्लियर। और इसका जो एंट्री हुआ है ना अंडर एंट्री 69, ठीक है, इन द यूनियन लिस्ट, इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। उसके बाद और इसमें हम लोग कौन से स्केड्यूल में मेंशनड है, तो 7th स्केड्यूल में मेंशनड है, क्लियर, 7th शेड्यूल में मेंशनड है। और आर्टिकल कौन सा है इसका, तो आर्टिकल 246, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो इसमें ना सेंसस कंडक्ट कराने के लिए एक सेंसस एक्ट बनाया गया था 1948 में, और एक सेंसस रूल्स बनाया गया था, फ्रेम किया गया था 1990 में, जिसमें हम लोग का पूरा जितना भी लीगल फ्रेमवर्क है ना, जिस जैसे कि ड्यूटीज़ हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है सेंसस ऑफिसर्स का, वो सब इसमें मेंशन्ड है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में लिखिए सेंसस एक्ट 1948, क्लियर, एंड सेंसस रूल, ठीक है, रूल्स, ये कब आया था हम लोग का, 1990 में आया था। और इसमें सब ड्यूटीज़ वगैरह क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सेंसस ऑफिसर्स का, ये सब इसमें मेंशन्ड है, क्लियर। उसके बाद हम लोग का इसमें हाँ, और इसमें ना सेंसस कराने के लिए जो जो अगर बोला जाता है ना कि हेड कौन रहता है सेंसस का, तो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है, जिसको आरजी एंड सीसी बोला जाता है। इनको ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि कोई भी अगर सेंसस का प्रोफॉर्मा है ना, उसको डिज़ाइन करना है, जैसे कि हम लोग का कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ, जैसे कि, और मैंने उसमें कोई भी एक्ट में अमेंडमेंट किए बिना वो लोग जो है अपने हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग आइए इसमें अच्छा, और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, जो ये हिस्ट्री क्या है हम लोग का सेंसस, कास्ट सेंसस का इंडिया में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस से हम लोग का फर्स्ट कास्ट सेंसस है, लेकिन उससे पहले हम लोग का ये हो चुका था। तो इसमें देखिए जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया था ना, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले उसमें कास्ट को एन्यूमरेट किया गया था, और ईच सेंसस में हम लोग का कास्ट का, यहाँ पे मैंने कास्ट सेंसस होता था 1881 से, जो हम लोग का पहला कास्ट सेंसस स्टार्ट हुआ था ना, तो 1881 से 1941 तक कास्ट सेंसस होता था, क्लियर। तो ऐसे लिखिए सबसे पहला स्टेज हम लोग क्या था, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें क्या होता था हम लोग का फ्रॉम 1881 टू 1941, ठीक है। इसमें हम लोग का कास्ट सेंसस होता था, क्लियर, कास्ट सेंसस, क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो लास्ट ऑफिशियल डेटा है ना कास्ट सेंसस का हम लोग के पास जो अवेलेबल है, वो 1931 का सेंसस से अवेलेबल है। और जो 1941 का जो डेटा हुआ था वो पब्लिसाइज मैंने उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मैंने पब्लिकली उसको पोस्ट ही नहीं किया गया था ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो सेकेंड में आप लोग ये लिखिए लास्ट ऑफिशियल डेटा, लास्ट ऑफिशियल डेटा ऑन कास्ट सेंसस कब का है हम लोग के पास, तो 1931 का। और 1941 वाला ना was not published, was not published due to World War 2, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या हुआ था, जो इंडिपेंडेंस जब मिला इंडिया को, उसके बाद जो पहला सेंसस हुआ था ना, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंडक्ट कराया था, 1951 में हुआ था। और ये जो कास्ट एन्यूमरेशन जो था, जो कास्ट सेंसस था, वो हम लोग का डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एस सीज एंड एस टीज, ठीक है, एस सी और एस टी का कास्ट सेंसस कराया जाता था, और जो दूसरा कास्ट है उनका सेंसस नहीं कराया जाता था। तो ऐसे लिखिए फर्स्ट फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है,
was conducted in 1951, ठीक है। नो कास्ट सेंसस एक्सेप्ट फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है। अच्छा, देन कम्स इसके बाद क्या देखा गया, जो 1961 में ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को बोल दिया था कि वो अपना सर्वे कंडक्ट कराएं, और जो स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट है ना ऑफ दी ओबीसीज, वो भी वहाँ पे पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इन 1961 सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आस्क्ड स्टेट टू कंडक्ट देयर ओन, ठीक है, कंडक्ट देयर ओन सर्वेस एंड प्रिपेयर, ठीक है, एंड प्रिपेयर स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट, क्लियर। अच्छा, ये हो गया। फिर और इसके बाद फिर क्या देखा गया ना, जो 2011 का सेंसस के साथ साथ ना एक सेपरेट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस रेडी हो चुका था, जिससे हम लोग क्या हो रहा था ना, जिसको SECC बोला जाता था। और ये जो हम लोग का जितना भी डेटा आया था ना 2011 में, वो अब वो भी पब्लिश नहीं किया गया था, ठीक है। तो ऐसे लिखिए, अलोंग विथ द 2011 census, a separate socio-economic and caste census was also held, ठीक है। but its data was not published, the data was not published, क्लियर हो गया। तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हिस्ट्री था कास्ट सेंसस का इंडिया में, जो भी था इसमें इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए, ये। अच्छा, अब एक कास्ट सेंसस कराने का नीड क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ता है हम लोग कास्ट सेंसस कराने का, तो थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेना, तो नीड फॉर कास्ट सेंसस, नीड क्या है कास्ट सेंसस का। तो सबसे पहला तो पॉलिसी मेकर्स जो रहते हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है, ताकि उनको पता चले कि कौन से ग्रुप का कितना मेंबर्स अवेलेबल है, ठीक है। उस हिसाब से वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग। अगर एक्यूरेट हम लोग का कास्ट डेटा मिल जाए ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है फॉर दी पॉलिसी मेकिंग, जिससे कि वो लोग टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स ला सकें, और जो इक्विटेबल रिसोर्स का एलोकेशन है ना, वो इक्विटेबली वो रिसोर्स एलोकेशंस भी कर सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है सब कैटेगराइजेशन। इसमें क्या होता है, सब कैटेगराइजेशन में जैसे ओबीसी का जैसे क्रीमी लेयर वगैरह आप लोग सुने होंगे ना, क्रीमी लेयर जो ये सब कैटेगराइज किया गया, तो उसी में हम लोग क्या होता है, जो ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया गया दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले ना, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बेनिफिट उसमें फिर हम लोग सही से कर सकते हैं, और जो इंट्रा ग्रुप डिस्पैरिटीज़ है वो भी हम लोग उसमें एड्रेस कर सकते हैं, कि एक ही ग्रुप में अंदर में जो कितना, या दो ग्रुप्स के बीच में क्यों डिस्पैरिटीज़ देखने को मिल रहा है ना, वो सब हम लोग यहाँ पे आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं, क्लियर। और एक हम लोग का इसमें कमीशन भी बैठा था, जिसका नाम है जस्टिस रोहिणी कमीशन। इसमें हम लोग का सब कैटेगराइजेशन हुआ था ओबीसी का, जो कि 2017 में फॉर्म हुआ था, और ये इसका रिपोर्ट अभी तक हम लोग का नहीं आया, मतलब इस पर अभी भी चल रहा है पूरा, ठीक है, डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, तो सब कैटेगराइजेशन हो गया। इसमें और आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस हम लोग को मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटा बेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम लोग का जो एक सेंट्रल डेटाबेस हम लोग के पास एक रेडी हो जाता है फॉर ऑल दी कास्ट, जिससे कि हम लोग का फुल ट्रांसपेरेंसी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी अगर हम लोग का स्टेट लेवल पे डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ठीक है, कोई भी कास्ट सर्विस में, तो वो हम लोग जो डेटा है उससे हम लोग उसको सही से यूज़ करके देन उस हिसाब से डिफरेंट हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं,
ठीक है, और जो गवर्नेंस प्रोसेस है ना उसको भी हम लोग अच्छे से कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एफर्मेटिव एक्शंस कुछ लिया जा सकता है। एफर्मेटिव एक्शंस, अब एफर्मेटिव एक्शंस में क्या होता है, तो ये ना एक बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप फॉर रिजर्वेशन हम लोग को मिलता है इससे, जिससे जैसे कि एडुकेशन में हो गया या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हो गया। ठीक है, और हम लोग का एक बेटर मॉनिटरिंग भी हम लोग कर सकते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ हम लोग बना रहे हैं ना वो किस हिसाब से इफेक्टिवनेस रहेगा। क्लियर, और कहीं पे अगर एडजस्टमेंट वगैरह करना है तो नेसेसरी एडजस्टमेंट वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एफर्मेटिव एक्शंस में हम लोग ये स्टेप्स ले सकते हैं। क्लियर, अब जैसे हम लोग का बहुत सारे रूलिंग्स में ना, मतलब जो डिसीजंस आता है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें जो कास्ट को एज अ रिलीवेंट क्राइटेरिया बताया जाता है या सोल क्राइटेरिया बताया जाता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ये मेंशन करता है बेसिकली रेलिवेंट क्राइटेरिया है, सोल क्राइटेरिया हुआ या डोमिनेंट क्राइटेरिया हो गया कोई भी बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो और ये डिमांड भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिटेल्ड कास्ट वाइज डेटा, जिससे कि हम लोग का रिजर्वेशन इन पॉलिसीज़ वगैरह जो है ना वो हम लोग सही से रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये हम लोग का एफर्मेटिव एक्शंस था, पॉलिसी मेकिंग सब कैटेगराइजेशन हो गया, और इसमें हम लोग का, हाँ, और एक चीज़ आप याद कीजिए कि ये मैंने मेंशन कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशनड है आर्टिकल 340 में। ठीक है, आर्टिकल 340 में क्या मेंशनड है कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब वही होगा कि एक सेंसस कंडक्ट कराने के लिए एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा। तो आर्टिकल 340 में ये हम लोग का मेंशनड है, इसलिए कास्ट सेंसस जो है ना ये हम लोग का थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस कर लें कि क्या नीड है कास्ट सेंसस का, क्यों यहाँ पे। अच्छा, अब एक बार ना हम लोग इश्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इश्यूज़ फेस करना पड़ता है। इश्यूज़ associated with कास्ट सेंसस। ठीक है, क्या क्या इशू आ सकता है, तो सबसे पहला तो हम लोग का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसमें अगर हम लोग देखें ना तो जो कास्ट डेटा है ना वो इंटेंसिफाई कर देता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे, जिससे कि हम लोग का जो सोशल डिविजन्स है ना वो डीपेन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कोई भी एक ये है, नेता है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो इस कास्ट सेंसस को यूज़ करके ना अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो उस कास्ट के लिए अपना जैसे सिंपैथी दिखा सकता है, मैंने बहुत सारा वो लोग अब टैक्टिक्स फॉलो कर सकते हैं इन दी पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का प्राइवेसी कंसर्न भी आ जाता है इसमें। अब प्राइवेसी कंसर्न, अब प्राइवेसी कंसर्न्स कैसे आ सकता है, तो जो कास्ट डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ना वो डिजिटली हम लोग का एक कंसर्न रेज कर सकता है, जिससे कि हम लोग का डेटा सिक्योरिटी जो है ना अगर दूसरे कंट्रीज़ के हाथ में अगर ये डेटा चला गया तो बहुत ही बड़ा एक इशू क्रिएट किया जा सकता है इन फ्यूचर, और जो प्राइवेसी है वो भी हम लोग का प्रॉब्लम में आ जाता है। क्लियर, जैसे कि जो रूरल एरियाज़ है जिसमें कोई डिजिटल लिटरेसी को लेके ना बहुत ही कम माने लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी है, तो वो लोग को थोड़ा ये सब चीज़ से हैबिचुएटेड अभी नहीं है, तो इसलिए डिजिटल ये सेंसस कराने में ना थोड़ा सा इशू आता है हम लोग को। क्लियर, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, डेटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग। अब जैसे कि सेल्फ रिपोर्टिंग किया जाता है ऑफ द कास्ट आइडेंटिटीज़, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होता गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, उसके कारण जो है जो एरर है और हम लोग का मिस रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग को बहुत देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे आप लोग के घर पे जब सेंसस होता है ना तो आके कोई एक नॉर्मल लेडी या कोई बंदा आता है, वो बस अपने नोट पैड में वो लोग नोट करके लेके जाता है, अब उसका तो कोई प्रूफ है नहीं। अगर उसमें तो बहुत लोग होते होंगे जो झूठ भी बोलते होंगे या समझ है ना झूठ बोल देते होंगे इतने मेंबर्स है ये है वो है करके, तो हम लोग का डेटा एक्यूरेसी में भी थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल बोले ना तो 2011 में हम लोग का SECC हुआ था हम लोग का यहाँ जो हम लोग बताए थे ना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसमें हम लोग को ये देखने को मिला था कि जो कास्ट काउंट है ना वो बहुत ही राइज कर गया था, क्योंकि डुप्लीकेट एंट्रीज और मिस स्पेलिंग्स हम लोग को बहुत सारा इसमें इस रिपोर्ट में देखने को मिला था। क्लियर, और जो हम लोग का जो डेटा हम लोग को आया था ना वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजेबल था, मतलब उसको इसलिए बोला जाता है कि ना कि वो डेटा को पब्लिश ही नहीं किया गया था। ठीक है, बहुत सारा उसमें इश्यूज देखने को मिला था डेटा में। ठीक है,
अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और डेटा एक्यूरेसी हो गया, प्राइवेसी कंसर्न्स, आइडेंटिटी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट हम लोग का पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़। ठीक है, अब एक सर्टेन कास्ट को अगर रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो इससे हम लोग का उसका उनका डिमांड भी बढ़ जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए डिमांड बढ़ जाता है, इसके कारण एक पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हो सकता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बुलाया जाए तो गुज्जर, आप लोग सुने होंगे, गुज्जर एजिटेशन जो है राजस्थान में देखने को मिला था। ये एक डिमांड रख दिए थे कि एसटी स्टेटस जो है उनको सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बैकवर्डनेस के बेस पे ना उनको एक एसटी स्टेटस दिया जाए, जिस कारण हम लोग का राजस्थान में बहुत सारा ऐसा मैंने अनरेस्ट देखने को मिला था। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन इश्यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग का जो वेरियस जो कास्ट क्लासिफिकेशन में जो वेरिएशंस आ जाता है ना, जिसमें हम लोग का सेंटर और स्टेट लिस्ट के बीच में, इससे कारण हम लोग का जो है एक ना इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो एक कास्ट जो है वो ओबीसी के लिस्ट में एक स्टेट में दिया गया है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में नहीं है। जैसे जाट जो है ना, वो हरियाणा में ओबीसी में आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं आते। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे हम लोग का क्लासिफिकेशन इश्यूज भी देखने को मिलता है हम लोग का इन कास्ट सेंसस। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज था। अच्छा, इसमें और ना अब ये इश्यूज को टैकल करने के लिए हम लोग वे फॉरवर्ड एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इन इश्यूज को टैकल करने के लिए, वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग का कंसल्टेटिव प्रोसेस हम लोग को अपनाना होगा, कंसल्टेटिव प्रोसेस। इसमें क्या है, तो जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ना, और जो सेंसस कमीशन है, इनको हमेशा एकेडमिक से कंसल्ट करना पड़ेगा, या जो कास्ट ग्रुप होगा या पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स होता है, और जो पब्लिक जो एक लार्ज टू डिवाइस मेथड है ना, वो सब यूज़ करके हम लोग कास्ट एन्यूमरेशन एक्यूरेटली किया जा सकता है। ठीक है, मैंने एक दो ऑर्गेनाइजेशन को ना साथ में लेके फिर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस अपना के देन फिर उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। क्योंकि जो आपका सेंसस करने जो लोग आते हैं ना, आप लोग देखेंगे कि उनको वो ऐसा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला रहता है, या उनमें ऐसा कैपेसिटी बिल्डअप नहीं रहता है कि वो एक एक्यूरेट वे में ना पूछताछ करके क्वेश्चन करके वो एक एक्यूरेट डेटा मेंशन कर सके। ठीक है, इसलिए ट्रेनिंग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, और जो स्टाफ जो कास्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कोई डुप्लीकेशन हुआ या स्पेलिंग एरर हुआ ना, वो सब हम लोग का ना देखने को मिले। ठीक है, अब जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हम लोग का आ गया ना, एआई आ गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, तो इसको यूज़ करके हम लोग ये एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का वे मैंने ये है जिससे हम लोग इसको रोक सकते हैं, तो कास्ट डायरेक्टरी, कास्ट डायरेक्टरी। इसमें क्या है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डायरेक्टरी ऑफ कास्ट क्रिएट मैंने करना चाहिए, जिससे अपकमिंग सेंसस अभी जो होने वाला है उसमें, जिसके कारण हम लोग का जो क्लासिफिकेशन है और जो स्टैंडर्डाइजिंग है ऑफ एंड द नोमेनक्लेचर ऑफ वेरियस कास्ट ग्रुप्स होता है ना, टोटल जितने भी स्टेट्स है उसमें, तो वो एक सही से एक मेंटेन किया जा सकेगा उस डायरेक्टरी में। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को ना एक सोशियोलॉजिकली एनलिस्ट रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो या तो सोशियोलॉजिकली हो या एंथ्रोपोलॉजिकली एक्सपर्ट है ना, उनको एक ड्राफ्ट लिस्ट रेडी करके देना पड़ेगा फॉर दी कास्ट स्पेसिफिक, जो भी अलग अलग स्टेट में कास्ट है ना उनके लिए, और उस ड्राफ्ट लिस्ट को ऑनलाइन पब्लिश करना पड़ेगा, जिससे जो सजेशंस या कमेंट वगैरह ना वो पब्लिक जो है उसको गवर्नमेंट को दे सके बिफोर फाइनलाइजिंग इट। या इसके कारण हम लोग का क्या होगा, एक प्रॉपर एक कास्ट डायरेक्टरी हम लोग का रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोसेस अपना सकते हैं जो ये सब इश्यूज है ना उससे डील करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसमें हम लोग का, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग द कास्ट सेंसस हो गया, हिस्ट्री हो गया, नीड, इश्यूज। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, तो प्राइवेट मेंबर बिल। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो एज पर पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट द स्पेस फॉर प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ डिक्लाइंड इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, अब ये प्राइवेट मेंबर बिल है क्या, प्राइवेट मेंबर बिल, तो उसमें देख लेते हैं हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, पीएमबी लिख रहा है। अच्छा,
ये हम लोग का जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, अदर देन अ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड या नॉमिनेटेड है, उनको प्राइवेट मेंबर्स बोला जाता है। क्लियर? मिनिस्टर्स छोड़ के जो भी मेंबर्स है पार्लियामेंट के, उनको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। इसको आप लोग ऐसे लिखिए, इसको एक बार मेंशन कर लीजिए, अ मेंबर, ठीक है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट अदर देन, ठीक है, अदर देन अ मिनिस्टर, क्लियर, अदर देन अ मिनिस्टर, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है, इज नोन एज अ प्राइवेट मेंबर। क्लियर? अच्छा, और इनके लिए ना एक बिल इनिशिएट किया गया है बाई एनी सच मेंबर, उनको उसको मैंने ये मेंबर अगर कोई बिल अगर इनिशिएट करते हैं ना, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है, ठीक है, पीएमबी। और इसको जो ड्राफ्ट करने का ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहता है? मेंबर के पास रहता है, ठीक है, जो जो भी उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो पीएमबी हो गया हम लोग का। और प्राइवेट मेंबर बिल तो वही हो जाएगा, कोई भी बिल अगर ये मेंबर्स अगर इनिशिएट करते हैं ना, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाएगा। अच्छा, अब इसका मैकेनिज़्म हम लोग देख लेते हैं, मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है। तो एक सबसे पहले तो 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है, कोई भी बिल को अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो 1 मंथ पहले उसको नोटिस मैंने नोटिस देना पड़ता है। और परमिशन का परमिशन चाहिए होता है किसका? ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, या चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, ठीक है। अगर बिल अगर इन दोनों से कोई भी अगर सिलेक्ट कर लेते हैं ना, या सिलेक्ट हो जाता है बिल, तो आप ना इसको पहले मैकेनिज्म ऐसे लिख लीजिए, 1 मंथ सबसे पहला, 1 मंथ नोटिस, ठीक है, इज गिवन बिफोर द इंट्रोडक्शन, बिफोर द इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? और एंड परमिशन, विद द परमिशन ऑफ, किसका परमिशन लेना पड़ेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का, इसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है? जो लोकसभा है, लास्ट 2.5 आवर ऑफ द बिजनेस ना एवरी फ्राइडे उसको अलॉट कर देता है फॉर द कंसिडरेशन एंड डिस्कशन ऑन दैट बिल, क्लियर। तो लोकसभा एलोकेट्स, ठीक है, एलोकेट्स लास्ट 2.5, ठीक है, 2.5 आवर्स ऑफ बिजनेस एवरी फ्राइडे, इंपॉर्टेंट है ये, डेली नहीं होता है, एवरी फ्राइडे, फॉर कंसिडरेशन एंड डिस्कशन, फॉर कंसिडरेशन एंड डिस्कशन, क्लियर। अच्छा, और राज्यसभा में क्या होता है? तो राज्यसभा जो ना, ये 2.5 आवर सेम चीज़, अच्छा ऐसे लिखे, राज्यसभा अलॉट्स या एलोकेट्स, जो भी अलॉट्स 2.5 आवर्स, जो कि हम लोग का 2:30 बजे से शुरू होके, ठीक है, टू 5 PM चलता है ये, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन एंड डिस्कशन हम लोग का वही सेम चीज़ ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडे, ठीक है, ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडे, ये मेन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एवरी फ्राइडे होता है और यहाँ पे ऑल्टरनेट फ्राइडे होता है, ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आजिए हम लोग का जो फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल रहता है ना, वो पास हम लोग का कब हुआ था? सबसे पहला प्राइवेट मेंबर बिल तो एक मुस्लिम वक्फ बिल जो है ना, 1952 में पास हुआ था, जो कि कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो सैयद अहमद मोहम्मद अहमद कश्मी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल हम लोग का कौन सा था? तो मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम वक़फ़ बिल कब पास हुआ था? ये 1952 में। और इंट्रोड्यूस्ड बाय
सैयद मोहम्मद अहमद काशमी। क्लियर? अच्छा, इसमें ये हो गया हम लोग का मैकेनिज़्म बता दिया। प्राइवेट मेंबर बिल हो गया, प्राइवेट मेंबर हो गया। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। अच्छा, अब ये प्राइवेट मेंबर जो बिल है ना, इसका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है, एक बार वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या आ जाएगा, जो चेक्स एंड बैलेंसेस ये मेंटेन करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे? तो ये जो बिल है ना, ये एज अ टूल हेल्प करता है फॉर द एमपीज टू होल्ड एनी गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ये साबित कर सकता है बाय प्रोपोजिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़। ठीक है, जो भी पॉलिसी है उसके ऑल्टरनेटिव में ये बिल को इंट्रोड्यूस करा के ना उस पॉलिसी का ऑल्टरनेटिव निकाला जा सकता है। तो एक चेक्स एंड बैलेंस के फॉर्म में भी ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल्स। उसके बाद हम लोग का एक्सप्रेशन बियॉन्ड पार्टी लाइन। एक्सप्रेशन बियॉन्ड पार्टी लाइन, पार्टी लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें ना जो एमपीज़ है उनको ये इनेबल कर देता है ये बिल, जिससे वो इंडिपेंडेंट व्यूज़ जो है अपना वो सामने रख सके, कोई भी पार्टी से फ्री होकर, मैंने कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का प्राइवेट मेंबर्स वही होते हैं कि एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर दैन अ मिनिस्टर। ठीक है, मतलब ये कोई पार्टी से नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पार्टी लाइन से हट के यहाँ पे वो अपना जो भी पॉइंट्स है ना वो सामने रख सकते हैं। ठीक है, और जो कॉन्स्टेंट्स है पार्टी का उसके अंडर में ये नहीं रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का एक्सप्रेशन बियॉन्ड पार्टी लाइन आ गया। देन पॉलिसी इनोवेशन। पॉलिसी इनोवेशन, इसमें क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, तो जो एमपीज़ है, ठीक है, उनको ये अलाउ करता है कि कोई भी ये नॉवल आइडियाज़ को प्रपोज कर सकें। क्लियर? कोई भी इशू को एड्रेस कर सकें जो कि गवर्नमेंट ओवरलुक कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट किसी अगर चीज़ पे अगर टॉपिक पर अगर डिस्कस नहीं कर रहा है ना, तो उस पर ये लोग कोई भी आइडियाज़ प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हम लोग का बिल आया था, मैंने एक राइट है हम लोग का राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2019 में इंट्रोड्यूस कराया गया था बाय प्राइवेट मेंबर्स, जिसमें हम लोग का जो एम्प्लॉय का जो लीगल राइट्स है वो ग्रांट किया गया था टू डिसंगेज फ्रॉम वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस बियॉन्ड ऑफिशियल वर्किंग आवर्स। ठीक है, ऑफिशियल वर्किंग आवर्स से कोई भी मतलब जो ऑफिस का जो काम है ना वो लोग नहीं करेंगे। ये एक राइट टू हम लोग का डिस्कनेक्ट बिल आया था 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो हम पॉलिसी इनोवेशन इसमें किया जा सकता है। उसके बाद ना हम लोग का रिफॉर्म पोटेंशियल, ये बहुत मैंने एज अ फॉर्म ऑफ मैंने रिफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल रहता है। रिफॉर्म पोटेंशियल। ठीक है, रिफॉर्म पोटेंशियल में क्या देखने को मिलेगा, तो ये ना एक डिबेट स्पार्क करता है, जो कि हम लोग का आउटडेटेड लॉज है या कोई भी इमर्जिंग इश्यूज़ है ना, उसमें ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर अगर उस पर डिस्कशन करना चाहें तो वो लोग एक बिल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या नॉर्मली उस पर प्राइवेट मेंबर्स जो है ना वो लोग डिस्कशन भी करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बोला जाए तो एक राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल आया था 2014 में। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एक प्राइवेट मेंबर से, और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करा के अपना खुद एक बिल ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स इशू किया गया था फिर गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट मेंबर सबसे पहले अपना बिल इशू किया, फिर उसको देख के मोटिवेट होकर फिर गवर्नमेंट है उसको एज अ ओन बिल ऑन ट्रांसजेंडर राइट पास किया गया था। ठीक है, तो हम लोग का सिग्निफिकेंसेस कुछ हम लोग देख लिए हैं जो कि हम लोग का प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड है। और इसमें ना हम लोग का ये डिक्लाइन क्यों हो जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल्स डिक्लाइन क्यों होता है उस पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, वाई आर प्राइवेट मेंबर बिल्स इन डिक्लाइन। ठीक है, मतलब कम क्यों हो रहा है अभी इसका। तो आ जाइए इधर, सबसे पहला क्या है, तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ना उनके पास कोई रिसर्च सपोर्ट नहीं रहता है या कोई एक्सपर्टीज़ नहीं रहता है कोई भी बिल को ड्राफ्ट करने के लिए, और जो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग्स है जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट बिल्स के पास रहता है ना वो सब प्राइवेट मेंबर्स के पास नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा
जो प्राइवेट मेंबर बिल्स है ना वो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर आ जाइए हम लोग का प्रोसीड्यूरल इश्यूज। इसमें क्या होता है, तो इसमें ना बहुत सारा ईयर्स मैंने सेवरल ईयर्स लग जाता है फॉर द लेजिस्लेशन टू मूव्ड बाय द प्राइवेट मेंबर्स टू कम अप फॉर डिस्कशन ड्यू टू लिमिटेड टाइम। ठीक, क्योंकि हर हफ्ता 2 से 3 घंटा ही अलॉट किया जाता है, तो इसके कारण जो है ना प्राइवेट मेंबर्स को बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है कोई भी अपना बिल को इंट्रोड्यूस कराने में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लग जाता है उसको डिस्कशन तक पहुँचते पहुँचते। क्लियर। और जो स्पीकर और चेयरमैन का जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो एडमिट या रिजेक्ट कर सकता है बिल को अगर वो कोई भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस है तो। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोसीजरल इशू इन दी हम लोग का प्राइवेट मेंबर बिल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है। और आ जाए डिसरप्शंस। डिसरप्शंस में क्या हो रहा है हम लोग का, तो फ्रिक्वेंट एडजर्मेंट हो रहा है या कैओटिक सेशंस हो रहा है ना, जिसके कारण हम लोग का जो प्राइवेट मेंबर बिल का जो डिस्कशन का जो टाइम है वो कम हो जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बोला जाए तो 17th लोकसभा जो था ना हम लोग का, जो कि जिसका टाइम पे 2019 टू 24 था, इसमें टोटल 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और राज्यसभा में टोटल 705 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट सिर्फ 2 ही लोकसभा में लिया मैंने डिस्कशन के लिए पहुंच पाया था, और सिर्फ 14 ही है ना इन राज्यसभा में डिस्कशन हो पाया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिसरप्शंस बहुत देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग का जो प्राइवेट मेंबर बिल्स है वो डिक्लाइन हो रहा है। देन कम्स अपना लो सक्सेस परसेप्शंस। ठीक है, तो लो सक्सेस परसेप्शन, इसमें क्या है हम लोग का, तो बहुत ही मैंने लो यूजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, लो पैसेज देखने को मिल रहा है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना, तो जो रेट ऑफ जो एमपीज़ का जो है ना वो डिस्करेज होके वो एफर्ट ही नहीं डालना है प्राइवेट मेंबर बिल्स में। ठीक है, जो भी एमपीज़ हो गए वो अपना मैंने सोचते हैं कि हम बाहर से अपना अलग से क्यों इतना एफर्ट लगाएं, या ये वो सोच के वो लोग ना मैंने सक्सेस परसेप्शंस के कारण वो लोग अब इसमें अपना दिमाग ही नहीं लगाते हैं। जैसे कि बोला जाए तो हम लोग का सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है ना वो लॉ बन पाया है अभी तक, सोचिए। ठीक है, ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स है ना जो अभी तक लॉ बना है। और जो हम लोग का लास्ट सच बिल हम लोग का जो एक पास हुआ था वो हम लोग का हुआ था 1970 में। देर हो गया, उसके बाद कोई ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल जो इफेक्टिवली पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग का लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये भी हम लोग का एक मेन इशू है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। तो जो प्राइवेट एमपीज रहते हैं ना वो क्या करते हैं, अपना पॉइंट को गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करते हैं, और गवर्नमेंट जो है ना उसको प्रायोरिटाइज करता है इन देयर ओन लेजिस्लेटिव एजेंडा, साइड लाइनिंग दी पीएमबीज। ठीक है, पीएमबी को फिर साइड करके वो गवर्नमेंट अपना खुद एक एजेंडा बना के फिर उसको पेश कर देते हैं। तो इसलिए जो एमपीज है ना, ये जो प्राइवेट मेंबर्स रहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो लोग अब अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल को वो लोग इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये सब हम लोग का रीजंस था जिसके कारण हम लोग का प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है वो डिक्लाइन रेट पे जा रहा है। और अब इसको ना ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहला तो हम लोग का रिसर्च सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, टू द प्राइवेट मेंबर्स, तो रिसर्च सपोर्ट, एक डेडिकेटेड रिसर्च यूनिट बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग का एक यूके में देखा जाता है कि एक पब्लिक बिल कमेटी बना हुआ है एक अलग से एकदम। ठीक है, जिसके कारण जो हम लोग का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ना उनको असिस्ट कर सके ये लोग, या उनको हेल्प मिले इन ड्राफ्टिंग रोबस्ट बिल्स। ठीक है, तो रिसर्च सपोर्ट हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आज हम लोग को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज़्म, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज़्म मैकेनिज़म्स। ठीक है, अब इसमें ना पार्लियामेंट एक डेडिकेटेड रिव्यू कमेटी इंट्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण मैंने जिससे क्या उनका काम क्या रहेगा, जो बिल्स है ना उसको स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, उनका क्वालिटी कैसा है, रेलिवेंस कैसा है, और कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही है कि नहीं है, और उसको प्रायोरिटी लिस्ट में रिकमेंड करके ना फिर उसको डिस्कशन बेस्ड ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस उसको इनक्रेज करके सामने लाया जा सकता है। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोग को अपनाना पड़ेगा। अगर इसमें एक एग्जांपल बताए ना, तो यूके में 10 मिनट रूल मॉडल है, जिसमें
मैंने वहाँ का हम लोग का जो यूके का 10 मिनट रूल मॉडल है ना, उसको भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इंट्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट बिल्स और उस पर ब्रीफ स्पीच देते हैं, जिसके कारण जो उनका जो केस है ना, एक मैंने न्यू बिल के लिए जो भी उनका इश्यूज है, उस पर वो 10 मिनट्स का शॉर्ट बिल और शॉर्ट स्पीच देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पॉलिसी भी अपना सकते हैं यूके से। यूके में जो चलता है हम लोग का 10 मिनट रूल मॉडल, तो इससे हम लोग का जो है प्राइवेट मेंबर या प्राइवेट बिल्स जो है ना, ये हम लोग का अच्छे से पब्लिश किया जा सकता है या इशू किया जा सकता है। ठीक है, और फिर हम लोग का स्ट्रीम लाइनिंग प्रोसीजर्स, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक फिक्स्ड और अनइंटरप्टेड टाइम हम लोग डेडिकेट कर सकते हैं फॉर प्राइवेट मेंबर बिल डिस्कशन। ठीक है, और उसका एक डिजिटल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं सच बिल्स का, जिसके कारण जो हम लोग का जो बिल्स है, जो डिबेट चल रहा है ना सेशंस पे, इस सेशन में, वो हम लोग का और अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। क्लियर, और अमेंडमेंट्स भी हम लोग कर सकते हैं टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसके कारण जो है ना, एक अलॉटेड टाइम है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है फॉर दी हम लोग का प्राइवेट मेंबर बिल्स। ठीक है, तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स था जिससे हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल्स को जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अभी तक टोटल सिर्फ ये याद रखिए कि अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स है ना, वो लॉ बन पाया है टिल डेट। और एकदम मैंने इफेक्टिव प्राइवेट मेंबर बिल कब पास किया गया था लास्ट, तो 1970 में जो लॉ बना था। उसके बाद सिर्फ डिस्कशन होता है, या डिस्कशन के लिए अगर गया भी तो वो ऐसा इफेक्टिवली उस पर डिस्कशन नहीं किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल्स पे जो भी था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या है, सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग क्या है, इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन अमन जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जजमेंट हेल्ड दैट inclusive and meaningful digital access to e-governance and welfare delivery system is a part of the fundamental right to life and liberty। ठीक है, अभी जजमेंट्स का कुछ हम लोग का की हाईलाइट्स है, वो एक बार हम लोग इस पर नज़र डाल लेते हैं कि हाईलाइट्स ऑफ द जजमेंट। ठीक है, क्या क्या है इसमें की हाईलाइट्स, तो सबसे पहला तो ये पार्ट ऑफ 21 आर्टिकल 21 है, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ना, इसमें हम लोग का क्या है, हम लोग का तो राइट टू डिजिटल एक्सेस है ना, एज अ ये इमर्ज हुआ एज एन इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखिए राइट, ठीक है, राइट टू डिजिटल एक्सेस। ठीक है, डिजिटल एक्सेस इमर्जेस, ठीक है, इमर्जेस एज एन एज एन इंडिस्टिंक्टिव indistinctive yeah, as an indistinctive component of the right to life and liberty। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो हम लोग का मेन जजमेंट का ये मेन पॉइंट था। और हम लोग आज स्टेट का ऑब्लिगेशंस भी इसमें कुछ था, स्टेट ऑब्लिगेशंस क्या था इसमें, तो अंडर आर्टिकल 21 जो है ना, इसमें बोला गया राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, आर्टिकल 14 में मेंशन है राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 15 में मेंशन है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड 38 में मेंशन है राइट डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट सोशल जस्टिस। तो ये सब जो है ना, स्टेट ऑब्लाइज्ड है टू इंश्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस। ठीक है, इसमें ये मेंशन किया गया, ऐसे लिख दीजिए अंडर अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, क्या है, राइट टू, ठीक है, राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। फिर आता है हम लोग का आर्टिकल 21 हुआ, उसके बाद आता है हम लोग का आर्टिकल 14, फिर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। फिर आता है हम लोग का आर्टिकल 15,
राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर। एंड आर्टिकल 38, इसमें क्या मेंशन है, दैट स्टेट शैल प्रोवाइड, स्टेट शैल प्रोमोट, ठीक है, प्रोमोट सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है। अब ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, इसमें स्टेट इज़ ऑब्लाइज्ड, इन चारों में ना स्टेट इज़ ऑब्लाइज्ड, स्टेट इज़ ऑब्लाइज्ड टू इंश्योर, ठीक है, स्टेट इज़ ऑब्लाइज्ड टू इंश्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, टू ऑल वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी था ना, उसको इन्वोक किया गया है। तो हम लोग का नेक्स्ट इसमें लिखिए इन्वोकिंग, इन्वोकिंग, इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी, ठीक है। इसमें क्या हम लोग का तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, दो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, देखने को नहीं, मतलब ये बोला गया कि मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इसमें ये मेंशनड है। उसके बाद हम लोग का और एक चीज़ आया था इसमें, डायरेक्टेड, ठीक है, टू रिवाइज द डिजिटल नो योर कस्टमर, ठीक है, डिजिटल KYC नॉर्म्स, जो भी KYC नॉर्म्स है ना, उसको रिवाइज करने के लिए इसमें डायरेक्शन दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ना जो पर्सनस का जो फेशियल डिसफिगरेशन है ड्यू टू एसिड अटैक हो जाता है, या हम लोग का विजुअल इम्पेयरमेंट है जिसके कारण हम लोग का बैंकिंग और ई सर्विस को नहीं एक्सेस कर पाते हैं ना, तो वो सबको है वो इसमें इनेबल किया जाएगा, ठीक है। और राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में कोर्ट इशू किया था कि 20 डायरेक्शंस दिया गया था जिससे कि KYC प्रोसेस जो है उनको एक्सेसिबल कराया जा सके, ठीक है। जैसे कोई पर्सन पे अगर एसिड अटैक हो गया, या किसी कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब उनका जो कॉर्निया स्कैन होता है ना, आई स्कैन होता है, कॉर्निया को जो स्कैन किया जाता है वो अगर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है वो हम लोग का इसमें मैंने उसको रिवाइज करने के लिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाइए, और इसमें क्या बताते हैं आपको। अच्छा हाँ, ये तो एक जजमेंट हम लोग का हो गया, ठीक है, रिसेंट जजमेंट था हम लोग का कौन सा, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और पहले भी ऐसा कुछ जजमेंट हो रखा है, तो वो एक बार हम लोग देख लेते। तो अदर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ऑन इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। यस, 1 सेकेंड ना, अरे यार, ठीक है, क्या है यहाँ पे। तो एक हम लोग का जजमेंट आया था सबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, ठीक है, सबू मैथ्यू जॉर्ज सबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस, ठीक है, सबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कब, 2017 में, ठीक है। इसमें ना ये ऑर्डर दिया गया था कि जो ब्लॉकिंग ऑफ पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट्स होता है ना, उनको विदाउट रेस्ट्रिक्शन इंफॉर्मेशन एक्सेस किया मैंने कराया जाए फॉर और फ्री स्पीच के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोला गया था हम लोग का सबू मैथ्यू में। देन आ जाइए हम लोग का अनुराधा भासीन, अनुराधा, यार समझ में आएगा ना इस केस में क्या बोला गया था, कि जो ब्लॉकिंग ऑफ द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन ऐड है ना, वो विदाउट रेस्ट्रिक्शंस कराया जाए, ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सेस और फ्री स्पीच के अंडर में, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का अनुराधा भासीन,
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इसमें क्या बोला गया था, इसमें ना इंटरनेट एक्सेस को एज अ फंडामेंटल राइट बताया गया था अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्री स्पीच के अंडर में, और अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये मेंशन कर लीजिए, इंटरनेट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल यहीं लिख दिया, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, कौन सा, अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें क्या मेंशन है, तो फ्री स्पीच है मेंशन। ठीक है, तो मेंशन है फ्री स्पीच। अच्छा, उसके बाद एंड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी फॉर ट्रेड। ठीक है, और इसमें क्या मेंशन है, ट्रेड मेंशन है। ठीक है, तो ये दो जजमेंट हम लोग आया था इससे पहले, जो कि इंटरनेट एक्सेस, राइट टू इंटरनेट एक्सेस के लिए था। और इसमें आज ये हम लोग का बस ठीक है, ये हम लोग का इसमें यही था कि की हाईलाइट्स क्या था, और पहले का दो जजमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब भाई हम लोग नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या था न्यूज़ में। तो पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड। अब ये न्यूज़ में क्यों था, तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट कोर्ट्स शैल लिमिट कोर्ट्स कोर्ट्स हैव लिमिटेड पावर्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। ठीक है, अभी आर्बिट्रेशन इन इंडिया है क्या, आर्बिट्रल अवार्ड्स है ना, आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन इन इंडिया, पता नहीं आई में ही प्रॉब्लम आता है मेरे माउस में, आर्बिट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है हम लोग का, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक पार्ट है ये, एडीआर जो बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखें मीनिंग। ठीक है, तो इज़ अ पार्ट ऑफ एडीआर। ठीक है, एडीआर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, मैकेनिज्म, एडीआर मैकेनिज्म का पार्ट है ये। ठीक है, और इसमें ना हम लोग का इन्वॉल्व होता है कंसेंशुअल मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जो कि हम लोग का नेशनल जुडिशियल सिस्टम से बाहर ही उसको डिस्प्यूट्स को ना रिजॉल्व किया जाता है थ्रू अ प्राइवेट सिस्टम और एडजुडिकेशन। ठीक है, प्राइवेट सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन से, माने कोर्ट में जाने से पहले अगर बाहर में सब हम लोग का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जा रहा है ना, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, एज अ पार्ट ऑफ एडीआर मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व्स, या इन्वॉल्विंग ऐसे लिखिए, इन्वॉल्विंग। ठीक है, कंसेंशुअल मेथड ऑफ रिजॉल्विंग disputes outside of a national, ठीक है, ऑफ अ नेशनल नेशनल जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, थ्रू अ, कौन रिजॉल्व करेगा इसको, तो थ्रू अ प्राइवेट सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आज इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम लोग का, माने ये क्यों यूज़ किया जाता है, तो सिग्निफिकेंस इसका क्या हो जाएगा, तो ये ना हम लोग का लेस एडवर्सेरियल है और फ्लेक्सिबल रहता है, और बहुत ही जल्दी इसमें रेजोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो लेस एडवर्सेरियल, क्विकर, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहता है, फ्लेक्सिबल ईटीसी। ठीक है, अच्छा, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, तो लीगल फ्रेमवर्क इसका क्या है हम लोग का, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 में ये मेंशन्ड है। ठीक है, जो हम लोग का यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूएन सिट्रल था ना, मॉडल लॉ ऑफ इंटीग्रेशन कॉमर्स आर्बिट्रेशन 1985 में ये हम लोग का मेंशन्ड है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं लीगल फ्रेमवर्क में,
आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, इसमें ये मॉडल्ड है, मॉडल्ड एज पर द यूनाइटेड नेशन कमीशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, और हम लोग ये सिट्रल होता है, सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, TRAL होता है, UN सिट्रल, इसको आप लोग ऐसे लिखिए। ठीक है, इसके अंदर में मॉडल एज पर दी सिट्रल, UN सिट्रल, ठीक है, अच्छा, UN सिट्रल, और हम लोग का मॉडल लॉ, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल ठीक है, मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, ये कब का है, तो 1985 का। तो हम लोग का लीगल फ्रेमवर्क है इसका, और इसी के अंडर में हम लोग का सेक्शन 34, ऐसे लिखिए, सेक्शन 34 सब क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट, इसमें क्या मेंशनड है, तो रिकोर्स करता है एक कोर्ट को ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड। ठीक है, तो एक्ट स्टिपुलेट्स, ऐसे लिखिए, स्टिपुलेट्स रिकोर्स, ठीक है, रिकोर्स टू अ कोर्ट ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग aside the award, setting aside the award। क्लियर, उसके बाद आ जाइए हम लोग का सेक्शन 37 स्टेट्स, क्या स्टेट करता है इसमें, तो इंस्टांसेस वेयर एन अपील, ठीक है, वेयर एन अपील मे लाई अगेंस्ट ऑर्डर। क्लियर हो गया, तो ये हम लोग का लीगल फ्रेमवर्क था, हम लोग का जो आर्बिट्रेशन इन इंडिया में है। अच्छा, अच्छा, अब ना इसमें न्यूज़ में जो था हम लोग का, और एक बार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, जो न्यूज़ के बारे में एक बार डिटेल एक बार स्टडी हम लोग कर ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो गायत्री बालास्वामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड में है ना, इसमें ऐसे लिखे हम, सुप्रीम कोर्ट इन दी गायत्री बालास्वामी ठीक है, वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो पावर है टू मॉडिफाई द अवार्ड्स कैन बी एक्सरसाइज अंडर आर्टिकल 34 और 37। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंशन किए थे ना, 34 या 37, इसके अंडर में अवार्ड को जो है मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। क्लियर, तो इसमें आप ऐसे लिखे, हेल्ड दैट द पावर टू मॉडिफाई अवार्ड्स कैन बी डन या कैन बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है, अंडर सेक्शन, कौन कौन सा सेक्शन, तो 34 एंड 37। ठीक है, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। ठीक है, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, अब क्या है ये सर्कमस्टांसेस,
क्या है, सबसे पहला तो जो अवार्ड है ना वो सेवरेबल, व्हेन द अवार्ड इज सेवरेबल बाय सेपरेटिंग द इनवैलिड पोर्शन फ्रॉम अ वैलिड पोर्शन, ठीक है। कोई भी अगर जो अवार्ड है उसको वैलिड और इनवैलिड पोर्शंस को अगर सेपरेट किया जा सकता है ना, ठीक है, तो वो हम लोग का इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो एनी अवार्ड ऐसे लिखिए, व्हेन एन अवार्ड, व्हेन एन अवार्ड इज सेवरेबल by separating the invalid portion, separating the invalid portion with valid portion, with valid, विथ नहीं सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट फ्रॉम होता है, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम इनवैलिड पोर्शन है वैलिड पोर्शन से, ठीक है। अच्छा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी साइट किए हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ओमनी मजूस कॉन्टिनेंट इन से मिनस, मतलब कि द ग्रेटर पावर है ना वो इंक्लूड्स द लेसर, जो ग्रेटर पावर रहेगा उसमें लेसर इंक्लूडेड रहेगा। इसमें जो पावर है ना उसको मैंने साइड कर देना है ऑफ एन आर्बिट्रेशन आर्बिट्रल अवार्ड, जो कि नेसेसरी रहता है एक पावर को, मैंने उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि जो पावर है उसको असाइड कर देना है किसी भी पार्ट में, ठीक है, इसमें ये मेंशन है। उसके बाद करेक्ट एनी क्लर्कियल, ऐसे लिखिए करेक्ट एनी क्लर्कियल, क्लर्कियल सी होगा, क्लर्कियल, सॉरी इसको ना क्लर्कियल ने क्लेरिकल बोलिए, करेक्ट एनी क्लेरिकल, ठीक है, कंप्यूटेटिव, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन और सॉरी और टाइपोग्राफिकल एरर्स, क्लियर, और मॉडिफाई पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट इन सम circumstances, इन सम circumstances, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अंडर आर्टिकल ना, ऐसे ये भी इसमें मेंशन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ये भी साइट किया है अंडर आर्टिकल 142, इसमें क्या है तो इनेबल्स कोर्ट, ठीक है, इनेबल्स कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रोवाइड करता है कि जो पावर है ना शुड बी कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द 1996 एक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है ना ये इंस्टांसेस ये ग्रांट किए हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें बस इतना है, और हम लोग का जो भी था यहाँ पे आर्बिट्रेशन इन इंडिया के बारे में बता दिए, ये न्यूज़ के बारे में बता दिए, बस चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का क्या है, तो रोहिंग्यास एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू रिफ्यूजी एंड डिपोटेशन। ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, तो सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग पिटिशंस रिलेटेड टू deportation and living conditions of Rohingya refugees highlighted that they cannot claim relief based on the UNHCR cards, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग का है ना UNHCR ये है क्या, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो UNHCR ये जो है ना ये हम लोग का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है रेफ्यूजीज़ को, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ को और स्टेटलेस पीपल्स को, ठीक है। तो ऐसे इसमें आप लोग मेंशन करते जाएगा जो UNHCR, इसका फुल फॉर्म क्या है, UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है रेफ्यूजीज़, फोर्सिबली डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ एंड स्टेटलेस पीपल्स को, और इसका जो है इंडिया एक सिग्नेटरी बॉडी नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोटेक्ट्स रेफ्यूजीज़, ठीक है, रेफ्यूजीज़ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़, ठीक है, एंड स्टेटलेस पीपल्स ठीक है। और इसी का इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया
इज नॉट अ सिग्नेटरी, ठीक है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है टू दी 1951 कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज, कन्वेंशन ऑन refugees, clear, and its 1967 protocol, and its 1967 protocol, clear। अच्छा, उसके बाद आज इसमें ना स्टैचूटरी प्रोविजंस इंडिया में क्या है जो मैंने रेफ्यूजीज से रिलेटेड और डेपोटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग का है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ऐसे लिख लीजिए स्टैचूटरी प्रोविजंस, स्टैचूटरी provisions in India related to refugees and deportation, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम लोग का प्रोविजंस है, स्टैचूटरी प्रोविजंस, तो सबसे पहला हम लोग का है पासपोर्ट एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए पासपोर्ट, PASS, पासपोर्ट एक्ट, ठीक है। अच्छा, 1920, इसमें क्या है, तो सेंटर जो है मे डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ एनी फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर को सेंटर जो है वो निकाल सकता है फ्रॉम इंडिया जो कि इंडिया में विदाउट एनी पासपोर्ट और वीज़ा से एंट्री लिया है, क्लियर। और ये अंडर आर्टिकल 258 सब क्लॉज 1 और 239 सब क्लॉज 1 में ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि जो स्टेट या यूटी है ना उनके पास भी ये सेम पावर्स रहता है, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आ जाइए हम लोग का और फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट, ठीक है, 1946। इसमें क्या हम लोग का, तो सेक्शन 3 है ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट, इसमें ये पावर बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पावर के साथ किसी भी फॉरेन नेशनल को ना वो डिटेन या डिपोर्ट कर सकता है जो कि इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 में मेंशन्ड है। उसके बाद हम लोग का ना इंडिया के पास ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए, इंडिया डज नॉट हैव अ सेपरेट लॉ टू डील विथ रेफ्यूजीज, कोई ऐसा सेपरेट लॉज नहीं है रेफ्यूजीज, ये तो इसलिए जो केस फॉर रेफ्यूजी स्टेटस है ना वो कंसिडरेशन पे हमेशा चला जाता है ऑन केस बाय केस बेसिस, और ये हम लोग का पॉलिसी ऑफ बायलैटरलिज्म के अंडर में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का स्टैचूटरी प्रोविजंस हो गया। ठीक है। तो ये हम लोग का जो न्यूज़ था ना इसमें हम लोग का मेन यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था टू बी डिस्कस। अच्छा, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन। तो ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर अफर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं, जो फुटपाथ पे चल रहे हैं ना, मतलब पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैंने ये जो ऑर्डर था ना इसमें और क्या मेंशन था, तो ये इसमें ये स्टेट किया गया कि राइट टू हैव अ अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ ये अंडर आर्टिकल 21 में गारंटीड है, ठीक है। ऐसे लिखिए, राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड सॉरी, राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड, नहीं सॉरी डिसेबल्ड, हाँ, एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ, ये फुटपाथ इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 21 में क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। तो इसमें ये मेंशन है, ऐसे लिख लीजिए, आर्टिकल 21 राइट, ऐसे नहीं, एंड आर्टिकल 21 में ऐसे लिखे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ठीक है। ये स्टेट करता है ना कि कोई भी पर्सन को डिप्राइव है
ठीक है, शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग, ठीक है, टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है, PEBL। तो इसमें यही बोला जाता है हम लोग का प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो क्या क्या डायरेक्शंस इशू किए हैं, तो डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो भी पब्लिक रोड्स है ना, उन पे फुटपाथ होना चाहिए, मस्ट बी, और वो मस्ट माने एक्सेसिबल होना चाहिए। और कोई भी जो पर्सन है उसको विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला तो डायरेक्शन ये है हम लोग का। उसके बाद हम लोग का सेकेंड डायरेक्शन क्या बोले हैं कि स्टेट और यूटीज़ को ना एक पॉलिसी मैंने इवॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि अवेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ फुटपाथ एंड फुटवेज उसमें रहे, उस पॉलिसी में, क्लियर। और जो तीसरा हम लोग का डायरेक्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये बोला गया कि रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स फ्रॉम द फुटपाथ इज़ मैंडेटरी। मैंने फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट्स रहता है ना, जो स्टॉल्स लगा लेते हैं, या बहुत सारे फुटपाथ पे देखिएगा सब झुग्गी बना के, मैंने प्लास्टिक का वो सब शेड वगैरह दे के ना रहते हैं, तो वो सबको रिमूव करना ये एक मैंडेटरी अब कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का था राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन के अंडर में। फिर आइए हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड, ये हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, या हम लोग का सिक्किम स्टेटहुड ना ये है क्या, इसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिक्किम स्टेटहुड, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, तो सिक्किम एक फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, ये हम लोग का इसके अंडर में हम लोग का फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इससे पहले क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 35th अमेंडमेंट एक्ट था ना 1974 में, उसमें सिक्किम को एक स्टेटस ग्रांट किया गया था। उसमें बोला गया था कि वो एक एसोसिएट स्टेट है ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 2A, ठीक है। और जो 36 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें से आर्टिकल 2A को फिर रिपेल कर लिया गया था, और फिर जो सिक्किम है उसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक। आप लोग इसको ऐसे मेंशन कर लीजिए, सिक्किम सिक्किम नहीं तो ऐसे इसको छोड़िए, आप इसको ऐसे मेंशन कीजिए, रुकिए, टाइमलाइन के हिसाब से बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग का 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, ग्रांटेड सिक्किम, ठीक है, द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट, ठीक है, स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट, क्लियर, ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, क्लियर, अंडर आर्टिकल 2A। बट आफ्टर दिस क्या हुआ, जब 36 अमेंडमेंट हुआ, 36 अमेंडमेंट, ठीक है, 36 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ ये, ठीक है, एक साल बाद 1975 में। इसमें ना आर्टिकल 2A वॉज रिपील्ड, 2A को हटा दिया गया था, रिपील्ड, ठीक है। और इसके अंदर में ना सिक्किम वॉज मेड a full-fledged state of the union ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, क्लियर। अच्छा, इसमें ठीक है, हाँ, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ना जो सिक्किम है वो हम लोग का 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। आफ्टर सिक्किम वॉज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोग का आर्टिकल 371F, ठीक है, ये
सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट करता है टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो 371F ग्रांट्स सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, स्टेट ऑफ सिक्किम। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग का हो गया जो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ ऑफ सिक्किम स्टेटहुड, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इसमें। तो चलिए, सिविक्स और गवर्नेंस से हम लोग का जो है ना, सिविक्स बोल रहे हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हम लोग का रिलेटेड जो भी न्यूज़ था वो हम लोग कवर कर लिए हैं। और इसमें जो भी पॉइंट्स बताएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज़ एक नोट्स बना के रखिएगा, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप लोग रेडी करके रखिएगा। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ ऐसे तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो हम बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पे डिस्कस करें ना, उसको आप लोग एक नोट के फॉर्म में बना के रखिए, ताकि आपको उससे रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई इशू हो, या मेरे से कहीं पे मिस स्लिप ऑफ टंग हो गया हो या कुछ, तो उसको फिर हम रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग।